दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी आधारित सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में हम सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न संघ लोक सेवा आयोग, विभिन्न राज्यों के राज्य सेवा परीक्षाओं के साथ साथ अन्य परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, लोअर पीसीएस, आरओ तथा बैंकिंग सेवा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। भारतीय अर्थव्यवस्था के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भाग 1। दोस्तों सबसे पहले हम भारतीय अर्थव्यवस्था के सामान्य परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, किसी देश की समस्त संपत्ति, करों से प्राप्त आय, देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय, या फिर देश का बजट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी का तात्पर्य होगा देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय, यानी ऑप्शन सी। विस्तार में देख लेते हैं दोस्तों। अर्थव्यवस्था या इकानमी अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है और इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष यानी देश, देशों के समूह अथवा विश्व में होने वाली समस्त आर्थिक गतिविधियां जैसे उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व आदि शामिल की जाती है। तो याद रखिए, अर्थव्यवस्था देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय होता है। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ हैं और एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसका पूरा नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इसमें इन्होंने आधुनिक अर्थव्यवस्था के मूल बिंदुओं को चिन्हित किया और एडम स्मिथ ने इसी पुस्तक में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अदृश्य हाथ यानी इनविजिबल हैंड की अवधारणा भी दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है? ऑप्शन देखिए, मुद्रापूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, न तो निर्यात न ही आयात होता है। तो सही उत्तर है, एक बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें न तो निर्यात न ही आयात होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होती है जो शेष विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से कोई आर्थिक संबंध नहीं रखती है, इसलिए इसमें आयात या निर्यात संबंधी गतिविधियां शून्य होती हैं और बंद अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। वर्तमान में देखा जाए तो उत्तर कोरिया को बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण माना जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है रॉबिन्स, जे एस मिल, एडम स्मिथ या फिर किन्स। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। दोस्तों एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान यानी साइंस ऑफ वेल्थ के रूप में वर्णित किया है, यानी अर्थशास्त्र के द्वारा धन अर्जित करने की विधियों और आय के वितरण के विषय के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है प्रशासित मूल्य, सार्वजनिक स्वामित्व, आर्थिक आयोजन या निजी स्वामित्व। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, निजी स्वामित्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मुख्य लक्षण होता है। दोस्तों अर्थव्यवस्था देखा जाए तो पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधन होते हैं उनमें निजी स्वामित्व होता है और इनका प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। तो देखिए निजी स्वामित्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मुख्य लक्षणों में से एक है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान समय में यह सर्वाधिक स्वीकृत आर्थिक विचारधारा भी है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है।
देखिए, इसमें कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। 1 है कृषि की प्रधानता, 2 है उद्योगों की प्रधानता, 3 न्यून प्रति व्यक्ति आय और 4 है बृहद बेरोजगारी। तो इनमें से आप अगर जो समझने का प्रयास करें तो आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में देखिए, कृषि की प्रधानता है, न्यून प्रति व्यक्ति आय है और बृहद बेरोजगारी है। तो 1, 3 और 4, देखिए ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1, 3 और 4, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है या कृषि की प्रधानता है इसमें। उद्योग यहाँ पर सीमित मात्रा में है, हालांकि अब उद्योगों का भी विकास तेजी से हो रहा है और यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय अन्य देशों की अपेक्षा काफ़ी कम है और बेरोजगारी का स्तर भी बहुत अधिक है। तो देखिए दोस्तों, उद्योगों की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है। भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, इसलिए उद्योगों की प्रधानता भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, जबकि शेष तीनों लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी से क्या अभिप्राय है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का अस्तित्व होता हो। तो देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में परस्पर सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। सरकारी क्षेत्र में जहां देश के वंचित वर्ग के कल्याण के उद्देश्य से कार्य किया जाता है, वहीं निजी क्षेत्र अधिकतम लाभ के उद्देश्य से प्रेरित होता है और भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अब आइए देखते हैं दोस्तों अध्याय 2 राष्ट्रीय आय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को या प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम का अर्थ क्या है। ऑप्शन है आपके, किसी देश में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर जो आप नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय की परिभाषा समझें तो आप पाएंगे कि राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य यानी बाजार मूल्य का योग होता है। तो राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो है मौद्रिक मूल्य बाजार मूल्य का योग होता है और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन है गोवा, दिल्ली, महाराष्ट्र या गुजरात। तो सही उत्तर है दिल्ली। देखिए, दिल्ली आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से दिल्ली का प्रथम स्थान है। 2017-18 में चालू कीमत पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 3,29,093 रुपये है। इस दृष्टि से गोवा दूसरे स्थान पर प्रति व्यक्ति आय 2,70,150 रुपये पर है। बिहार इस सूची में अंतिम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर आप बता सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है, CSO। और CSO का गठन 2 मई 1951 को किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और ये भारत में राष्ट्रीय आय की गणना संबंधी कार्य करता है। इस संगठन के संस्थापक PC महालनोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे और स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान 1948-49 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्राप्त किया जाता है किससे।
तो इसको कैसे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद जो है वो हो जाता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी जीडीपी। तो देखिए, किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में से उस वर्ष के दौरान होने वाले मूल्य ह्रास यानी डिप्रिसिएशन को घटाने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। और भारत में मूल्य ह्रास की दर का निर्धारण केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मूल्य ह्रास कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, इसलिए एनडीपी सदैव जीडीपी से कम होता है। तो एनडीपी इज इक्वल टू यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी एनडीपी शुद्ध घरेलू उत्पाद जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन होता है। अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण क्या है? ऑप्शन है मजदूरों की तुलना में कीमतें कम हैं, कीमत की तुलना में लाभ कम है, लाभ की तुलना में कीमतें कम हैं, या फिर कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। तो सही उत्तर है दोस्तों, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण ये है कि कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण कीमतों की तुलना में मजदूरी यानी वेजेस का कम होना है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आधार वर्ष क्या है? तो उत्तर है ऑप्शन सी 2011-12। देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2011-12 है और इसे जनवरी 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ के अनुशंसा पर अपनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पन्न होने वाली एक प्रमुख समस्या क्या है? ऑप्शन है अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, असंगठित क्षेत्र या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है देखिए ऑप्शन सी असंगठित क्षेत्र। दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में प्रमुख समस्या असंगठित क्षेत्र की है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से संबद्ध रोजगार का आकलन नहीं हो पाता है। जैसे कृषि क्षेत्र में कार्यरत लोगों की आय की गणना करना कठिन है। वर्तमान में भारत में लगभग 86% वर्कफोर्स असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 में किया था। उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। जबकि वैज्ञानिक विधियों से राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले प्रोफेसर V.K.R.V. राव ने किया था और D.R. गाडगिल द्वारा केंद्र तथा राज्यों के दी जाने वाली अनुदान राशि के निर्धारण के लिए गाडगिल फार्मूला दिया था, जिसको कि चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी प्राप्त किया जाता है कैसे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है विदेशों से देखिए, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद दोस्तों ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को घटाकर प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा में घरेलू सीमा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, विदेशों में स्थित भारतीय संस्कृति के मंदिर, दो या दो से अधिक देशों के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र, सामुद्रिक सीमा और विदेशों में स्थित दूतावास या अड्डे। तो इसमें देखिए दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा में जो है वो घरेलू सीमा में निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाता है: देश का राजनीतिक क्षेत्रफल, विशेष आर्थिक क्षेत्र, अंतरिक्ष क्षेत्र, अंटार्कटिका और आर्कटिक ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित शोध केंद्र, गहरे समुद्री क्षेत्र, विदेशों में राजनयिक कार्यालय और देश के निवासियों द्वारा संचालित मछली पकड़ने की नौकाएं और तैरते प्लेटफॉर्म। तो इसमें आपका केवल एक और दो सही हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा में घरेलू सीमा के अंतर्गत विदेशों में भारतीय संस्कृति के मंदिर और दो या दो से अधिक देशों के मध्य सीमा विवाद के क्षेत्र जो हैं ये शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रयोज्य आय जिसको डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है उसका अर्थ क्या है?
ऑप्शन है आपके व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, व्यक्तिगत आय माइनस अप्रत्यक्ष कर, सकल आय माइनस सकल कर और सार्वजनिक आय माइनस सब्सिडी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, व्यक्तिगत व्यय योग्य आय और या प्रयोज्य आय जो होती है, इसमें से देखिए प्रयोज्य आय या व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, ये व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष करों के भुगतान के बाद जो आय लोगों के पास शेष बचती है उसको ही व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहते हैं और धारक इस राशि का बचत करने, व्यय करने या निवेश करने के लिए स्वतंत्र होता है। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, देखिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है, द्वितीय क्षेत्र का अंश कम होता जाता है, सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है या फिर सेवा क्षेत्र का अंश कम होता जाता है। तो ये 4 ऑप्शन हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ जो सेवा क्षेत्रक होता है या सर्विस सेक्टर होता है उसका अंश बढ़ जाता है। तो देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि किसी अर्थव्यवस्था में जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था में जो सर्विस सेक्टर या तृतीयक क्षेत्रक होता है उसकी भागीदारी या अंश बढ़ता जाता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्रक जो कृषि, खनन, मत्स्यन आदि कार्य जो हैं इनका अंश कम होता जाता है। अगला प्रश्न है, लेखांकन वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहा जाता है? देखिए जीएनआई, सकल घरेलू उत्पाद, एनएनपी या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें आपको बताना है कि लेखांकन वर्ष के दौरान किसी देश में घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमाओं के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उस देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहलाता है। और वहीं सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय एक वर्ष की अवधि में एक देश के भीतर एक देश के नागरिकों द्वारा देश की सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं या सेवाओं की सकल मौद्रिक मूल्य होता है। तो एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमाओं के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उस देश का जीडीपी कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर यानी जीडीपी डिफ्लेटर शब्द किसके मध्य एक अनुपात है? ऑप्शन है नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के बीच, नॉमिनल जीडीपी और मूल्य स्तर के बीच, वास्तविक जीडीपी और अपस्फीति के बीच या फिर नॉमिनल जीडीपी और मुद्रास्फीति के बीच। तो सही उत्तर है दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर जो है ये नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के बीच एक अनुपात है। देखिए जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के मध्य अनुपात होता है और दोस्तों इसके द्वारा मुद्रास्फीति की दर का पता लगाया जाता है और यह मुद्रास्फीति के आकलन में संपूर्ण जीडीपी के आंकड़ों का प्रयोग करता है। इसलिए अन्य सभी सूचकांकों जैसे थोक मूल्य सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है। नॉमिनल जीडीपी का अर्थ क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद का चालू बाजार कीमतों पर मूल्यांकन नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक कारक जो है कारक लागत पर जीडीपी के लिए सत्य है? ऑप्शन है देखिए बाजार मूल्य पर सकल उत्पाद, इसके अलावा माइनस अप्रत्यक्ष कर, दूसरा है सब्सिडी प्लस बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, तीसरा है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास प्लस सब्सिडी और चौथा है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कारक लागत पर जीडीपी के लिए जो सत्य है वो हो जाएगा बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। तो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में प्रयुक्त कारकों के संपूर्ण मूल्य को कारक लागत कहा जाता है और इसमें सरकार को दिए गए कर शामिल नहीं किए जाते हैं, जबकि सरकार से प्राप्त सब्सिडी को शामिल किया जाता है।
किसी उत्पादित वस्तु या सेवा को जिस निर्धारित दर पर बाजार में बेचा जाता है वह उसका बाजार मूल्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय का योग क्या कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। इसका आशय ये है कि एक वर्ष की अवधि में एक देश के नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर विदेशों में उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का सकल मूल्य जो है, इसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय मापने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय को मापने की सबसे उपयुक्त विधि कौन है? तो सही उत्तर है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना की सबसे उपयुक्त विधि कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। और दोस्तों एनएनपीएफसी दोस्तों फैक्टर कास्ट यानी कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास और शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है। तो देखिए, वर्तमान में अगर जो देखा जाए तो राष्ट्रीय आय की गणना कारक लागत पर नहीं बल्कि बाजार मूल्यों पर की जाती है, जिसमें अप्रत्यक्ष करों को जोड़ा जाता है और उत्पाद तथा सब्सिडी को घटाया जाता है। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का यानी वस्तुनिष्ठ भारतीय अर्थव्यवस्था के जो प्रैक्टिस सेट का पहला भाग है, इसका अंतिम प्रश्न है कि एक सरल अर्थव्यवस्था में जहां सरकार बाह्य व्यापार अथवा बचत नहीं करती वहां राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती है? ऑप्शन है व्यय विधि से, उत्पादन विधि से, आय विधि से या उपर्युक्त सभी से। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी से। इसमें आइए देख लेते हैं प्रमुख विधियों के बारे में। तो व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड जो है, इसमें राष्ट्रीय आय की गणना उत्पाद के मांग पक्ष को ध्यान में रखकर किया जाता है। उत्पादन अथवा मूल्यवर्धित विधि में इसमें उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और आय विधि यानी इनकम मेथड में राष्ट्रीय आय की गणना सभी क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों या व्यावसायिक उपक्रमों के शुद्ध मौद्रिक आय के योग के माध्यम से की जाती है। तो एक सरल अर्थव्यवस्था में जहां सरकार बाह्य व्यापार अथवा बचत नहीं करती वहां राष्ट्रीय आय की गणना व्यय विधि, उत्पादन विधि और आय विधि इन सभी से की जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। एनसीईआरटी आधारित सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट का ये पहला ही सेट था, जिसमें हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के परिचय और राष्ट्रीय आय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। और ये प्रश्न संघ लोक सेवा आयोग, विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ साथ बैंक, एसएससी, लोअर पीसीएस, आरओ आदि के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।